है आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे। आज हमारी लेक्चर नंबर 17 और मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। इस चैप्टर में अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश हमने पढ़ लिया, कूलम का नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, बल रेखाओं के बारे में जान लिया, गाउस का नियम पढ़ लिया है और साथ ही साथ स्थिर विद्युत ऊर्जा भी, स्थितिज ऊर्जा भी देख ली है। और इसके अलावा हम विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव भी पढ़ लिए है, विद्युत विभव से जुड़ी बातें भी देख ली हमने। अब इसके बाद में हमने समविभव पृष्ठ देखना शुरू कर दिया था और विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ना शुरू करा था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में यार मैंने आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव होता क्या है ना, उसका सूत्र वगैरह क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखते कैसे हैं। तो सर आज क्या करवाओगे आप, आज कैसे आप हमें बढ़िया मजा दिलवाओगे? तो आज हम मजा करेंगे विद्युत द्विध्रुव पर। तो देखो यार, विद्युत द्विध्रुव पर अगर बात करी जाए तो जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं या किसी भी प्रकार की किताब वगैरह की बात करूं तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब विद्युत द्विध्रुव जो है वो विभव में भी पढ़ाया जाता है, विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ाया जाता है और विद्युत द्विध्रुव को अलग से भी फिर बाद में पढ़ाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो यार क्या ही मतलब है ना, इसे यहाँ भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, ऐसा भी पढ़ो वैसा भी पढ़ो, इससे बेहतर तो क्या ही करो, मत ही पढ़ो। लेकिन हम पढ़ेंगे। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसे? हम इसे अनोखी चीज, अनोखे तरीके से पढ़ेंगे जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे इससे हमें हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगी। विद्युत द्विध्रुव को हम एक अलग टॉपिक बनाकर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, हम इसका विभव भी देखेंगे, हम इसका विद्युत क्षेत्र भी देखेंगे, हम इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र पर रखने में क्या होता है वगैरह, पूरी कहानी विद्युत द्विध्रुव में हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश, यहाँ पे एक नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यह P सदिश द्वारा दिया जाता है। P सदिश क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब P जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू डी के बराबर होता है। डी क्या है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी है। अच्छा सर, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें ये तो हमने देख लिया था सर, इस पे आपने जुड़ी बहुत सारी बातें भी हमको बता दी थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बेटा है ना, हमें यहां पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र देखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव देखना है और बहुत सारी बातें करनी है और बढ़िया बढ़िया सी चर्चाएं करनी है हमें विद्युत द्विध्रुव से लेकर विद्युत द्विध्रुव पर। तो यार वही चीजें हम करना शुरू करते हैं। हम गए दो स्थितियों पे बात करनी होगी। देखो क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव मैंने ऐसा रख दिया, मान के चलो ऐसा एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ना, हमने क्या बताया कि यार विद्युत द्विध्रुव जो है वह ऐसा रखा हुआ है, ऐसा एरो से बना है। ऐसा एरो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक नेगेटिव आवेश रहा होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश रहा होगा। अब इसके अक्ष पर है ना, यहाँ पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, तो यह अक्ष हो गया इसका। तो अक्ष पर यहां पर कोई भी अगर मैं बिंदु लूंगा तो उस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखना होगी वह सीखना होगा। इसी प्रकार से हम इसमें निरक्षीय स्थिति, मतलब इसे अक्ष के लंबवत एक रेखा मानेंगे जिस पर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र लिखना सीखेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट से डेरिवेशन होते हैं, बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यह देखना शुरू करते हैं। देखो, तो अगर मैंने बोला कि सर यहां पर इन दोनों के मध्य दूरी देखी जाए, तो इन दोनों के मध्य दूरी, अब ध्यान समझना, मैंने मानी 2a। क्यों सर? मान ली यार मेरी इच्छा। यहां पर हमने इसके मध्य दूरी d लिखते थे, अब d की जगह मैंने 2a लिखा। क्यों लिखा वो भी आपको चमकेगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैंने बोला कि यार यहां पर कोई एक बिंदु मानो, ये बिंदु को अगर हम x बोल देते हैं, जो यहां से इसके केंद्र से r दूरी पर है। अब देखो ध्यान से, है ना, मैंने कहां से दूरी मानी है सर? मैंने यहां पर जो दूरी मानी है वह यह दोनों जो आवेश है उनके केंद्र से दूरी मानी है। इनके केंद्र से दूरी मतलब कि ये जो आवेश है इनके केंद्र से दूरी मैंने मानी है। इनके केंद्र से दूरी मतलब कि ये दूरी कहां से होगी? अच्छा सर, अब मेरे को ट्रिक चमक गई। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो a हो जाएगी और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। बिल्कुल सही समझे तुम अब, है ना। तो यहां पर मैंने जानबूझकर 2a लिखा ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से ऐसा बता पाऊं कि ये दूरी a है, ये दूरी a। अच्छा, बिल्कुल सही। अब हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिखना है। ओके सर, अब ये आवेश को हम माइनस क्यू मान लेंगे, माइनस क्यू है ही, ऑब्वियस सी बात है, और ये प्लस क्यू आवेश है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि P क्या होगा, तो P क्या लिखोगे सर? P जो सदिश होगा क्यू इंटू दूरी,
तो दूरी जो होगी वो 2a होगी। कितनी होगी? 2a दूरी होगी। ये होगा q इंटू 2a। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 2a दूरी है। तो q इंटू 2a मेरे लिए p का मान होगा। अच्छा सर, अब अगर मैं इस बिंदु पर मैं देखना चाहूं कि विद्युत क्षेत्र कहां है और कितना है, तो कैसे देख सकते हैं? यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह, अगर मैं माइनस वाले आवेश के कारण और प्लस वाले आवेश के कारण देखूं तो कैसा कैसा होगा? तो सर प्लस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। प्लस के कारण दूर होता है, नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होता है। तो ये दो परिमाणी विद्युत क्षेत्र होंगे, ये E प्लस क्यू के कारण है और E माइनस क्यू के कारण है। अच्छा, क्या कोई हमारे बीच में चीता है जो मुझे ऐसा बता सकता है कि सर यहां पर एक E है प्लस क्यू के कारण, एक E है माइनस क्यू के कारण, और यहां पर अगर एक प्लस क्यू के कारण है, एक माइनस क्यू के कारण है, तो यहां पर परिमाणी कहां होगा? परिमाणी कहां होगा? परिमाणी कहां होगा मतलब कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो सर ये दूरी कम है, ये वाली दूरी ज्यादा है। तो दूरी कम मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा। तो अगर मेरे को देखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि E जो प्लस वाले के कारण होगा वो ज्यादा होगा E माइनस वाले के कारण। E प्लस वाले आवेश के कारण ज्यादा होगा, माइनस वाले आवेश के कारण कम होगा। तो मैं यहाँ पर E नेट जो है, तो देखो यार, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर जो E नेट की दिशा आएगी, यहाँ पर E नेट की जो दिशा आएगी वो इस दिशा में आएगी। परिमाणी विद्युत क्षेत्र अभी मैं निकाल रहा हूं, लेकिन परिमाणी जो होगा वो इस दिशा में होगा, इसे मैं E नेट बोल सकता हूं बड़ी आसानी से। बिल्कुल सर, E नेट जो होगा वो इस दिशा में होगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार ये जो P की दिशा थी उसी दिशा में E नेट होता है अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए कहां होता है? जिस दिशा में मेरे पास E है उसी दिशा में मेरे पास P भी है। अच्छा, तो यहां पे अब E नेट क्या होगा? E नेट जो होगा वह होगा E प्लस वाले के कारण माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, E माइनस वाले के कारण। अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल आसानी से मैं वैल्यू लिख सकता हूं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कैसे लिख सकता हूं? देखो, अगर मैं E लिखूंगा प्लस आवेश के कारण, तो प्लस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो के क्यू बटे में दूरी का वर्ग। तो प्लस वाले से ये दूरी कितनी है? सर ये आपने दूरी आर जो है वो यहां से बोली है, ये केंद्र से यहां तक आर दूरी बोली है। तो जो बची हुई दूरी होगी या आवेश से दूरी उस बिंदु की देखूंगा तो वो हो जाएगा यहां पर आर माइनस ए। आर माइनस ए का स्क्वायर होगा। क्या होगा? आर माइनस ए का स्क्वायर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस आवेश के कारण देखूंगा तो कितना आएगा सर? माइनस आवेश के कारण होगा के क्यू बटे में, ये दूरी कितनी होगी? अब सर ये दूरी होगी आर प्लस ए, है ना। ये हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। ये मैंने विद्युत क्षेत्र लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे डेरिवेशन को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात थी कि आप दूरी कैसे लिखते हो। ये दूरी जो होगी वो यहां से यहां तक हमने आर मानी, केंद्र से मानी। क्यों सर, क्यों मानी केंद्र से? क्योंकि यार इसको लिखना आसान, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो ये वाली जो दूरी होगी वो आर माइनस ए हो जाएगी, यहां से दूरी जो होगी वो आर प्लस ए हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं ई नेट देखूंगा तो अब मेरे लिए ई नेट क्या आ गया? ई नेट आ गया है मेरे लिए के क्यू बटे में, है ना। मेरे को पता है पॉजिटिव के कारण ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा के क्यू बटे में आर माइनस ए का वर्ग माइनस के क्यू बटे में आर प्लस ए का वर्ग। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस पूरे को हल करूंगा तो क्या आ जाएगा? इस पूरे को हल करने पर होगा के क्यू इंटू 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा सर, यार ये तो मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब इसको सॉल्व ही करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे का एलसीएम ले सकता हूं मैं। एलसीएम लेंगे तो आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। इस पद को इधर गुणा कर दिया, इस पद को इधर गुणा कर दिया और मैंने इस पूरे को लिख दिया। बस आप इसको हल कर लो, आंसर है आपके पास, है ना। तो सर कैसे हल करेंगे? ये हो जाएगा के क्यू इंटू, देखो ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, माइनस करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए अपॉन में
ये क्या लिखा हुआ है, देखो यार मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस ए इनटू r प्लस ए का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग लगा सकता हूं ना यार, है ना, क्योंकि दोनों तो गुणा में थे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, सर ये तो खतरनाक गणित है, हाँ थोड़ा खतरनाक गणित तो है ही यार, इसका डेरिवेशन है तो अगर मैं ये माइनस को अंदर गुणा करूं तो आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। सर कैसे कट गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 4r a, के क्यू इंटू 4r a, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 2 जो हो गया है वो 4 हो गया है, देख ध्यान से, 2 प्लस 2 जो हो गया है वो 4 हो गया है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4r ही हो गया, बटे में क्या होगा, देखो यार मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर होगा सर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही का हो, अरे ये वर्ग तो है ही, ये वर्ग तो होगा ही, ये मेरा ई नेट का आंसर आ गया। अरे सर ये तो क्या हो गया, देखते देखते इसे सर नहीं और आसान बना देते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो P का मान है 2a इंटू क्यू, तो क्या हम इसमें से 2a इंटू क्यू को बाहर रख सकते, बिल्कुल रख सकते। इसको अगले पेज पे ले जाकर फिर से मैं लिख रहा हूं, ई नेट जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, देखना ध्यान से, लिखा हुआ है Q इंटू आर को मैं ऐसा कैसा रहने दूंगा, अच्छा Q इंटू 2a इंटू 2, देखो ध्यान से मैंने वही लिखा है, मैंने K लिखा है R लिखा है, K लिखा है R लिखा है, Q भी लिखा हुआ है, ये 4 था तो 4 को लिख दिया 2 गुणा 2 इंटू ए, तो हो गया 2a इंटू ए इंटू 2 अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अच्छा सर, तो यहाँ पे ई नेट क्या बन जाएगा, यहां पर मैंने क्यों किया इसको, मैं इसको P लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं P, देखो ध्यान से, P क्या है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a P हो गया, तो ये हो जाएगा 2k P R बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द अल्टीमेट आंसर जो मुझको याद रखनी होगी, दिस इज द अल्टीमेट आंसर जो मुझको याद रखनी होगी। आई बात समझ में बेटा, हाँ सर आ गया समझ में, ये होगा ई नेट, ये होगा 2k P R बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ये चमकता है सभी को, बोलो रे मेरे प्यारो, हाँ कि ना, हाँ सर ये तो बहुत जोर से चमका मेरे को, है ना, ये तो मुझे बहुत जोर से चमका। अच्छा सर अब क्या होगा इसके अलावा, है ना, ये मेरे को याद रखना है ना, ये कहां पर है, यह मेरे लिए अक्षीय स्थिति पर है आर दूरी पर। अब क्या होता है कि यदि मैं कहूं आर का मान जो है वो बहुत बहुत छोटा, और ए का मान जो है वो बहुत बहुत छोटा हो जाए आर से, या आर का मान बहुत बहुत बड़ा हो जाए ए से, मतलब क्या हुआ इसका कि यार ये जो दूरी है ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाए और इन दोनों के मध्य दूरी कम हो जाए। तो सर इन दोनों के मध्य दूरी तो नहीं, अभी ये ऐसा तो ना हो कि हम एक आवेश पॉजिटिव नेगेटिव चिपका देंगे सवाल सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए कुछ भी करेगा, नहीं नहीं, हम क्या करेंगे यहां से बहुत दूर कोई बिंदु ले लिया, बहुत दूर, मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये नेगेटिव आवेश है ये पॉजिटिव आवेश है, तो इसके अक्ष से बहुत दूर किसी बिंदु पर मैंने बोला कि यार यहां अब ये आर दूरी है, इस पर हम ई देखते हैं। तो अगर ए बहुत छोटा होगा बेटा तो इसको मैं ऑलमोस्ट जीरो कर सकता हूं, इसको मैं जीरो कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ई नेट, क्योंकि बहुत छोटा है यार वो, है ना, वो देखिए लिखा हुआ है 1 लाख माइनस 1, और 1 लाख में से सर 1 को माइनस कर लो, कितने रुपए बचे, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाओ दान दिए, तो बस वही वाली बात है यहाँ पे। तो जाएगा 2k P R बटे में R का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्या उसको हटा ही दो, 0 हो गया है वो, अच्छा लेकिन बाद में पूरा स्क्वायर तो है ही है, या मैं इसे लिख सकता हूं 2k P R बटे में R की घात 4, या अगर मैं इसे काटा पीटी मचा दूं तो यहाँ पे R की घात 3 बचेगा। तो सर जी ये तो बन गया 2kp बटा आर क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध फार्मूला है इसका, है ना, ई नेट जो होगा अक्षीय स्थिति पर वो 2kp बटा आर क्यूब होगा,
और ई की दिशा जो होगी वो पी की दिशा में ही है। देख मैंने ऐसा ऐसा एरो एरो भी लगा दिए, सदिश सदिश लगा दिया है ना। ई नेट की दिशा पी की दिशा में ही होगी, पी की दिशा में ही होगी है ना। ई नेट की दिशा पी की दिशा में ही होगी है ना। मतलब कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह सदिश की दिशा में ही होगा ना। तो देखो ऐसा आपको बोल सकते हैं, मान के चलो मैंने एक ऐसा पी रखा है ना, टेढ़ा रख दिया, एक आवेश नीचे एक आवेश उधर है। तो मेरे को बोले इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ, तो बोलेंगे सर यहां से आर दूरी पर, हाँ आर दूरी पर। तो आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पी की दिशा में ही होगा ई नेट, और कितना होगा 2 kp बटा आर क्यू होगा। इस बिंदु पर बताओ तो ये आर की दिशा में ही होगा ई नेट, और ये 2 kp बटा आर क्यू होगा। आई बात समझ में। तो जो P होगा मेरे प्यारे बच्चे वो हमेशा E की दिशा में ही होगा। अगर एक डायपोल, डायपोल मतलब कि द्विध्रुव जो है पॉजिटिव नेगेटिव आवेश ऐसा रख दूं, मैं ऐसा रख दूं, दोनों को मैं ऐसा रख दूं, मैं ऐसा कर दूं, कहीं पर भी रख दूं, उनके जो अक्ष होगी, अक्ष जो होगी उसी पर ही ई नेट लिखेंगे 2 kp बटा आर क्यूब। क्या लिखेंगे 2 kp बटा आर क्यूब लिखेंगे। सर बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया है ना, जोरदार तरीके से हमने सीख लिया। इसी प्रकार से अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें निरक्षीय, निरक्ष रेखा या निरक्षीय स्थिति। अच्छा अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियल पोजीशन इसको है ना, अक्ष पर, तो एक्सियल पोजीशन। इसे हम हिंदी में निरक्ष रेखा या निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, या हम इसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, जका चक्कर है सर, जका है। देखो अभी फिर से समझना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका भी। मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव आवेश है ना, ये नेगेटिव आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉजिटिव आवेश यहाँ पर, थोड़ा दूर रख रहा हूं ताकि मेरे को डायग्राम बनाना है यार, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाना है ना। फिर उसके बाद में इसमें और थोड़ी बहुत बातें हम सीखेंगे, और थोड़ा नीचे रख देते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है। इन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। सर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है सर, इन दोनों के मध्य दूरी, अब आप मान रहे हो 2a, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का जो केंद्र बिंदु होगा, इन दोनों का जो केंद्र बिंदु होगा उसके लंबवत, केंद्र बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची है ना। इस रेखा को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं, या निरक्षीय स्थिति कहलाता है, या हम इसे निरक्ष रेखा या इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल है ना, इसके एक्सिस के लंबवत है। अब यहां पर कोई एक बिंदु लिया हमने, यहां पर कोई एक बिंदु लिया P। अब इस बिंदु P पर अगर मुझे यह देखना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये माइनस है सर, ये प्लस है। तो अगर इस बिंदु पर देखूंगा मैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सर दूर होता है। हाँ ये ई पॉजिटिव इस तरफ होगा। अब ध्यान से देखते जाना, इसको थोड़ा सा कार्यक्रम होता है इसमें ना। नेगेटिव वाले के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ई नेगेटिव इस तरफ होगा। अब इनका अगर मैं परिमाणी देखूं तो इन दोनों का जो परिमाणी आएगा वो इसके बीच में कहीं पर आएगा। यह ऐसा एक सवाल मैंने तुम्हें कल क्विज में भी करवाया था है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ई नेट निकाल के बताओ। तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, ये पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा, ई नेट जो आएगा वो इस तरफ आएगा। तो P इस तरफ था, मतलब P की दिशा इधर है, ई नेट की दिशा इधर आ रही है। मतलब कि जैसा अभी हमने पिछला पढ़ा था उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा डाइपोल की दिशा में ही थी या द्विध्रुव की दिशा में थी, ये द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होगा, सबसे पहली बात। अच्छा सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। तो अब यहां पर ये कोण क्या है, तो ये कोण को हमने थीटा बोल दिया, ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं परिमाण अनुसार देखूं, अब ध्यान समझते जाना मेरी बातों को है ना। मैंने क्या बोला कि यहां से ये जो बिंदु है उसकी ये दूरी को मैंने r मान लिया, ये दूरी को कितना मान लिया r। मतलब कि जैसे अभी हमने पीछे करा था कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालता, वैसे ही द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी है ना। अब r दूरी कहां है, अक्ष पर है, पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम। तो ये जो होगा
यह आर जो हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो ये आर जो होगा है ना, यह आर यहां से दूरी है। तो यार अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह जो दूरी बचेगी वो 2a बचेगी मेरे लिए, ये मतलब a बची सॉरी, और ये वाली दूरी भी a बची मेरे लिए। ओके सर, अब अगर मैं E नेगेटिव और E पॉजिटिव का परिमाण लिखूंगा तो क्या आएगा, जरा बता सकता है क्या कोई? E पॉजिटिव और E नेगेटिव का जल्दी से जाओ मुझे कमेंट में बता दो। E पॉजिटिव और E नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं हम? तो सर अगर E पॉजिटिव को लिखूंगा मैं तो वो होगा KQ बटे में, और सर दूरी तो पता ही नहीं। ओके, पता करते हैं। ये दूरी है A, ये दूरी है R, लंब है R, आधार है A, तो कर्ण जो हो जाएगा मेरे हिसाब से अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर होगा। R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर होगा। ये भी कितना होगा सर, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर होगा, है ना, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो मैं यहां पर अब चाहूं तो दूरी लिख दूंगा, क्योंकि हमको बिंदु से बिंदु की दूरी लिखनी है। किसकी दूरी लिखनी है? बिंदु की दूरी है, क्योंकि इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं। आवेश से जो दूरी आएगी वो आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट का वर्ग। अच्छा सर, इसी प्रकार से अगर मैं नेगेटिव वाले के कारण विद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो वो कितना आएगा, के क्यू माइनस क्यू होगा, ऑब्वियसली पता, लेकिन मैं परिमाण लिख रहा हूं। ये दूरी भी कितनी है सर, बिंदु की दूरी जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्यू। ये मेरे आंसर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे मेरे आंसर? अरे पूरा का वर्ग भी लगा रहे हैं। हाँ, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, अब यहां पर मेरे को तो पता चल गया, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर ये थीटा कौन सा है? बेटा ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए और ये वाला कोण भी थीटा। देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है, सारे कोण बराबर है इन त्रिभुजों में। तो अगर मैं ई नेट देखूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई नेट जो होगा वो ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा होगा। बोलो हाँ या ना? एक विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका कॉस घटक, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका कॉस घटक, ये ई नेट होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बोल तो सही रहे हो आप, है ना? क्यों? क्योंकि इसका कॉस घटक ही ई नेट बनाएगा, साइन घटक जो होंगे वो कट जाएंगे एक दूसरे से। एक दो विद्युत क्षेत्र, एक इधर है एक इधर है, तो उसका इधर वाला घटक जुड़ेगा, ऊपर वाला लंबवत वाले घटक घट जाएंगे, तो यह मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या गया सर, ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं से, 2e cos थीटा, प्लस के कारण माइनस के कारण आंसर वही आएगा, तो आ जाएगा सर 2 इंटू ई कितना है, के क्यू अपॉन में, देखो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है। हाँ, वर्गमूले पर वर्ग है, वर्गमूल पर वर्ग मतलब तो वो तो वही आ गया सर फिर से। अच्छा सर, इंटू कॉस थीटा। क्या हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान लिख सकते हैं? कॉस थीटा का मान, हाँ सर कोशिश तो कर सकते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण जो होगा वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये हो गया ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ 2kq इंटू ए अपॉन में, देखना ध्यान से यार, यह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1, यह है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। सर कैसे कर देते हो ये बेटे, इसकी घात 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसकी घात 1/2 है, एक गुणा में था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 है, तो दोनों गुणा में, तो इसकी घात हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। बस ये आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। ओके सर, तो ये आ गया क्या? हाँ, अब हम फिर से P का मान क्या लिख सकते हैं? P तो हमारे लिए था सर Q इंटू 2A, क्या था? Q इंटू 2A। तो अरे सर ये तो साफ दिख रहा है, 2QA को मैं P बना दूं, तो यहां पर लिखा हुआ है KP, है ना? अगले पेज पे जाके लिखे क्या तूफानी तरीके से, है ना? यहां पर लिखेंगे हम, ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा KP, अच्छा, आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। के पी कहां से आ गया, 2QA को मैंने क्या लिख दिया, P लिख दिया। P क्या था हमारा, अरे ये लिखा हुआ यार है ना, P क्या था, 2QA को मैंने P बना दिया। तो ये मेरे पास इनेट का सूत्र आ गया। हाँ, ये कहां पर आया है, कौन सी स्थिति के लिए आया है सर, यह जो आया है यह हमारे लिए निरक्षीय स्थिति के लिए आया, इक्वेटोरियल के लिए आया। ओके सर, गजब का है दिन, गजब की है बातें, मजा आ रहा है जिंदगी में। क्या सर आप इसमें भी कुछ और तूफानी करोगे? बिल्कुल मैं तूफानी करूंगा। क्या तूफानी करूंगा, अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे, देखो यार यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये जो डाइपोल होते हैं वो किसकी वजह से था, एटम में होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर खसक गया। तो यहां पर अगर एक डाइपोल ऐसा रखा हुआ है ना, एक डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, तो इस डाइपोल में देखो ध्यान रखना, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सदिश राशि होता है। तो इसके लंबवत एक रेखा खींची मैंने। अब यहां पर अगर r दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना, तो ई परिमाणी जो है वह नेगेटिव डायरेक्शन में P की विपरीत दिशा में आया, पहली बात। इसके अलावा P की विपरीत दिशा में आया, इसके अलावा यहां पर अगर मैंने बोला यदि R का मान बहुत बड़ा है A से, R का मान क्या है, बहुत बड़ा है A से, मतलब A जो है वो बहुत छोटा दूरी होगी, ये जो दूरी होगी बहुत छोटी है, या मैंने जो यहां से बहुत दूर पर एक बिंदु माना है, तो क्या फिर से सर A को 0 कर दोगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहां पर इनेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा KP बटे में R स्क्वायर। A को मैंने 0 बना दिया, तो इस पूरे की घात 3/2 बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, तो यहां पर बचा KP बटा R। ये ई नेट आएगा, क्लियर है, ये ई नेट आएगा। मतलब कि मेरे को दो चीजें पता चल गई रे बाबा, क्या कि सर अगर अब मेरे पास यहां पर, अच्छा पहली बात तो ये बताओ इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा विपरीत है डाइपोल की, है ना। ई नेट की दिशा, ई नेट की दिशा विपरीत है P की दिशा के, है ना। P अगर इधर, तो उसके अक्ष पर उसकी निरक्ष स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर विपरीत दिशा में। तो देखो अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, तो इसमें मैंने दो बिंदु माने, है ना। एक बिंदु माना यहां पर अक्षीय स्थिति पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी सर, अक्षीय स्थिति पर उसकी तरफ होती है, एक्सियल पर, और इसे हम लिखते हैं 2kp बटा r क्यूब। ध्यान रखना यहाँ पे 2kp बटा r क्यूब होता है, 2kp बटा r क्यूब। और यहां पर भी अगर मैं r ही दूरी पर देख रहा हूं, तो ई नेट जो होगा वो अगर डाइपोल इधर है तो विपरीत दिशा में होगा, और कितना होगा सर, ये होगा kp बटा r क्यूब। यह इक्वेटोरियल के लिए है, किसके लिए है यह, इक्वेटोरियल, किसके लिए है ये, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये 2kp बटा r क्यूब इधर है, सॉरी kp बटा r क्यूब इधर है, 2kp बटा r क्यूब इधर है, एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। तो यहां पर क्या हम इनका अनुपात लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का अनुपात या अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात क्या होता है, तो लिख देंगे सर ये होगा 2। कितना होगा, 2। देखो ध्यान से, अरे kp बटा r क्यूब है ये, सॉरी 2kp बटा r क्यूब है, ये kp बटा r क्यूब है। आया कुछ जिंदगी का मजा, हाँ सर जिंदगी का मजा तो अब आ रहा है, और मजा दिलाऊं तुम्हें, है ना। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि डाइपोल हम ऐसा, अरे यार ये डाइपोल है ना, ये द्विध्रुव है, जरूरी है सीधा लिखो, मैं ऐसा रख दूंगा। तो इसमें दो स्थितियां बना देंगे, एक स्थिति इधर की तरफ आएगी और एक स्थिति इसके लंब हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी हमें, हमारे पास यही आंसर्स आएंगे, ये ई एक्सियल हो जाएगा और यह ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। क्लियर है कहानी, तो ये मुझे ऐसा आना चाहिए करते हैं। ओके सर आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, अब हम चर्चा करने वाले एक और मजेदार से कंसेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं सामान्य बिंदु पर। ये क्या कंसेप्ट है ना। अब अगर मान के चलो मेरे को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी विद्युत द्विध्रुव से अगर अक्षीय स्थिति पर बिंदु होगा तो मैं विद्युत क्षेत्र निकाल पा रहा था, निरक्षीय स्थिति पर होगा तो मैं विद्युत क्षेत्र निकाल पा रहा था। लेकिन सर अगर ऐसा दे दिया मुझे, सर ऐसा दे दिया मुझे, जैसे मान के चलो यह हमारे लिए P है, यह क्या हमारे लिए P है,
मेरे को एक बिंदु यहां पर दे दिया है ना, ये द्विध्रुव है यहां पर, मतलब ये ना तो अक्षीय स्थिति पर है ना तो निरक्षीय स्थिति पर है, और बोला है कि ये द्विध्रुव से कुछ कोण थीटा पर एक बिंदु है। ध्यान से सुनना यार, है ना, ये थोड़ा सा समझ नहीं पड़ता है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता बच्चों के लिए, ध्यान से समझना। दो बातें हैं इसमें कि यह एक पी है ना, यह द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव के ना तो अक्षीय ना तो निरक्षीय स्थिति पर यह बिंदु है, यह किसी कोण थीटा पर यह बिंदु है ना। इस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सर बहुत मुश्किल हो गया ये तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बहुत जबरदस्त चीज करने वाले हैं, है ना। ये कोई एसपी स्टार नहीं है ना, वैसे ये क्योंकि दुनिया में सभी यही करते हैं। इस चीज के लिए क्या करेंगे, हमने यह सीखा कि जो द्विध्रुव होता है, सर द्विध्रुव जो होता है वह क्या होता है, सर द्विध्रुव जो है वह मेरे लिए एक सदिश है ना, एक सदिश है, तो एक वेक्टर है। तो इसके मैं दो घटक कर लूंगा। एक घटक जो होगा वह P बिंदु या यह जो रेखा होगी उसकी दिशा में होगा। एक घटक जो होगा वह इस बिंदु पे जो रेखा होगी उसकी लंबवत दिशा में होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने P के दो घटक कर लिए, P के दो घटक कर लिए। एक घटक कहलाता है P cos थीटा और एक घटक कहलाता है P sin थीटा। देखो ध्यान से मेरे प्यारो, क्या ये तुम्हें चमका? एक घटक क्या है, P cos थीटा जो इस रेखा की दिशा में होगा, एक घटक है P sin थीटा जो इसके लंबवत दिशा में होगा। अच्छा यार, अगर मान के चलो अभी के लिए मैंने बिंदु को O बोल दिया, इस बिंदु को X बोल दिया, तो मेरे को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि OX दूरी जो है वो R के बराबर है। तो अगर मैं अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो अब मेरे पास क्या आ गया है, देखो मेरे पास अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो P cos थीटा है इस, है ना, देखो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे भी पता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि P cos थीटा जो होगा उसके अक्ष पर यह X बिंदु आ रहा है और P sin थीटा जो होगा उसके निरक्ष पर यह बिंदु X आ रहा है। क्या बोला मैंने? P cos थीटा के दिशा, ये P cos थीटा का जो सदिश है उसी की दिशा में X आ रहा है। P sin थीटा का जो सदिश है उसकी लंबवत पर X आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर मैं लिखूंगा यह जो होगा यहां पर P cos थीटा के समांतर यह जो घटक होगा, या मैं इसे E पैरेलल बोल देता हूं, और समांतर में यह अक्षीय स्थिति के लिए मुझे पता है ये होता है 2kP। P की जगह मुझे लिखना होगा P cos थीटा बटे में R क्यूब। इसी प्रकार से मैं यहां पर लिख सकता हूं सर कि अगर मैं P sin थीटा जो है वो P sin थीटा कह रही है, एक ऐसा डायपोल है, तो इस डायपोल के लंबवत मेरे को एक बिंदु मिला, इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ सर बिल्कुल आसान है। तो इसके लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, हाँ लिख देते हैं। तो इसके लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? तो सर इसके लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वह देखो P sin थीटा इधर की दिशा में, तो इसकी विपरीत दिशा में आएगी, इसकी विपरीत दिशा में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वह P, अगर आप एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देख रहे हो, है ना, इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति, यह क्या है? देखो इसको चाहो तो अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लो, P cos थीटा अक्षीय स्थिति पर है बिंदु, P sin थीटा के अक्षीय स्थिति पर है बिंदु, और P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर है बिंदु। आई बात समझ में? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होना चाहिए। तो ये इसे मैं P परपेंडिकुलर E परपेंडिकुलर लिख देता हूं, और E परपेंडिकुलर का मान क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे हम K P, है ना, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, इस जगह K P sin थीटा बटे में R क्यूब। तो मेरे पास अभी एक्चुअल में एक्स बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा, है ना। एक्स बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र जो आएगा उसके दो घटक पता चल गए हैं। एक घटक जो होगा वह क्या है? E परपेंडिकुलर, वो KP sin थीटा बटे में R क्यूब है। E पैरेलल 2KP बटे में 2KP cos थीटा बटे में R क्यूब है।
अब इन दोनों का भी एक जो परिमाणी आएगा वो मेरे लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन दोनों का जो परिमाणी आएगा सर वो यहाँ पर इस दिशा में कहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ होगा, है ना। मैंने मान लिया कि यह कहीं पर है, ये कहीं पर इस दिशा में ई नेट आया, तो क्या मैं ई नेट का मान निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, आप ई नेट का मान भी निकाल सकते हो। और अगर मैंने बोला कि यह ई नेट जो है वह ई नेट जो है वो ई पैरेलल से कोई अल्फा कोण बना रहा है। देखो अगर तुम चाहो तो एक्स बिंदु को मैं ऐसा तुम्हें बनाकर बता सकता हूं। एक्स पर क्या चक्कर चल रहा है? एक्स पर मेरे पास विद्युत क्षेत्र का एक इधर वाला घटक आया ई पैरेलल और एक घटक आया ई परपेंडिकुलर। मैं उसे घुमा कर तुम्हें ऐसा बनाकर बता दे ताकि चमके। एक्स बिंदु पर, एक्स बिंदु की कहानी है ये, एक्स बिंदु पर क्या मैं ये जी नीट के लिए बता रहा हूं? नहीं, ये थोड़ा बहुत बोर्ड के लिए आता है, उसके बाद में अब इसके जो रिजल्ट्स है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो परिमाणी होगा वो ई नेट यहां आएगा। अच्छा, अब अच्छा दिख रहा है ना? हाँ सर, अब हम ई नेट का मान बता पाएंगे। तो ई नेट जो आएगा वह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यहां पर लिखते हैं हम ई नेट। ई नेट सर दो सदिश है मेरे पास, ये एक दूसरे के लंबवत है, तो मैं इसका परिमाणी लिख सकता हूं ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा सर ई परपेंडिकुलर मतलब के पी साइन थीटा बटे में आर क्यूब का वर्ग प्लस 2kp कॉस थीटा बटे में आर क्यूब का वर्ग। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार ये आदमी है तो अच्छा है ना, दिल का बड़ा साफ है, बातें भी बहुत बढ़िया बढ़िया करता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है ना। आज यह घर पर लड़कर तो नहीं आए अपनी बीवी से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करके आया हूं, है ना यार, ये भी मेरी मजबूरी है ना, ये सब कुछ नहीं नहीं, ये है मेरी मजबूरी है ना, ये सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा है ना, और ये डिराइव करवाना पड़ेगा, तो इसके स्टेप से ऐसा कैसा डेरिवेशन है ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। तो ये ई नेट जो होगा इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो के पी है ना, मैं से लिख सकता हूं के पी बटे में आर क्यूब, दोनों जगह पे तो कॉमन ले लो, ये जगह के पी बटे में आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन था, ये इसके पास भी इसके पास भी दोनों के पास है, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये अंदर बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा और ये 2 इंटू कॉस थीटा अंदर बचा। देखो यार इस पूरे को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा केपी बटे में आर क्यूब, क्या हो जाएगा केपी बटे में आर क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर है उस पर रूट है तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा है रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा सर, अब ये जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा मैंने, 4 था तो 4 को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फिर से 4 ही बनेगा। क्यों करा सर ऐसा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अल्टीमेटली यहां पे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओ हो, क्या आंसर आ गया? हाँ 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 हाँ, ई नेट जो होगा यहाँ पर, ई नेट जो आएगा, ई परिमाणी जो आएगा बेटे, वो ई परिमाणी जो आएगा वो आएगा के पी बटे में आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यह मेरे लिए किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु अगर वहां पर लूं मैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं वह मुझे पता चल गया। आई बात समझ में? हाँ सर, थोड़ा तो समझ में आया, 2 बार देखना है इस चीज को, पूरा देखना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है ना, 4 5 1 2 3 ही स्टेप होती है वैसे इसमें, लेकिन पहुंचे कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, है ना। यहाँ पर हमने पी के 2 घटक करे, पी का एक घटक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा जो उस बिंदु के लिए उसके अक्ष पर है, और पी साइन थीटा जो है ना वह इसकी निरक्षीय स्थिति के लिए ई परपेंडिकुलर इधर आएगा, एक ई पैरेलल इधर आएगा, फिर उसी को मैंने यहां पर लिखकर सॉल्व करा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जी गुरुजी, चमका? हाँ सर, ओके। अब यहां पर ई का जो सदिश होगा मतलब कोण जो होगा, अगर मैं tan अल्फा की बात करता, tan अल्फा क्या है, ये वाला कोण है अल्फा,
तो क्या अल्फा tan अल्फा बता सकते हो? हाँ सर, tan अल्फा जो होगा वो E परपेंडिकुलर बटे में E पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, E परपेंडिकुलर कितना था सर? ये था KP बटे में R क्यूब साइन थीटा बटे में 2KP बटे में R क्यूब कॉस थीटा। तो अगर हम देखें यहां से तो KP बटे में R क्यूब, KP बटे में R क्यूब कट जाएगा और यहां पर जो tan अल्फा आएगा वह tan अल्फा जो होगा tan थीटा बटे में 2 आएगा। मतलब कि यहां पर ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है उसमें क्या रिलेशन है? ये जो इस एंगल का tan अल्फा है वो जो नीचे वाला एंगल था उसका आधा होगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे tan अल्फा जो होगा वो tan थीटा बटे में 2 होगा। tan अल्फा जो होगा वो tan थीटा बटे में 2 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा, इसको मैं तुम्हें और फील करवा देता हूं, tan अल्फा tan थीटा इन सबको, है ना। देखो मैंने बोला यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब कि ये वाला कोण जो है 0 डिग्री हो जाए, मतलब मैं P के अक्षीय बिंदु पर ही देख रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर ये P माना था, अब मैंने बोला कि ये जो थीटा है वो यहां से मैं कोण ले रहा था, ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो 0 डिग्री हो जाए मतलब मैं किस स्थिति पर पहुंच जाऊंगा? अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। तो अगर अक्षीय स्थिति पर हम बात कर रहे हैं तो थीटा का मान जरा 0 रखो, यहां पर क्या मिलता है देखे तो सही है। तो ई नेट जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा KP बटे में R क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस 0 का स्क्वायर। सर कॉस 0 तो 1 होता है। हाय 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 हाय, तो ये क्या हो गया? 3 और 1 4 आ गया, तो ये KP बटे में R क्यूब 4 का रूट या में से 2KP बटे में R क्यूब लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2KP बटे में R क्यूब लिख सकता हूं। आया समझ में? 2KP बटे, अरे हाँ सर, अभी आपने सिखाया हमें अक्षीय स्थिति पर 2KP बटे में R क्यूब होता है, वो इस फॉर्मूले, मतलब ये क्या है? ये पापा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? पापा फॉर्मूला। इससे आप अक्षीय निरक्षीय सब तक पहुंच सकते हो, है ना। इससे हर कुछ मिलेगा। जैसा अगर मान के चलो, यदि आपने थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया, थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया, तो क्या लिख सकते हैं सर? अगर थीटा का मान हमने 90 डिग्री रख दिया यहां पर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह निरक्षीय स्थिति आ जाएगी। कैसे सर बताओ हमें लिखकर। देखो यह निरक्षीय स्थिति कैसे आएगी? यहां पर अगर मैं एक P को ऐसा रख रहा हूं, अगर मैंने कोण का मान 90 डिग्री कर दिया तो यहां नहीं पहुंच गया मैं? हाँ सर, निरक्षीय स्थिति। तो यहां पर हो जाएगा ई नेट जो हो जाएगा, ये पापा फॉर्मूला से क्या पता चलता है? KP बटे में R क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस 90 का स्क्वायर। तो सर कॉस 90 का स्क्वायर जो होगा वो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है। तो यहां पर हो जाएगा KP बटे में R क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये पूरा का स्क्वायर हो गया, तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो KP बटे में R क्यूब। और मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। यहां पर मजा आ गया सर। कैसे मजा आ गया? यहां पर देखो क्या मजा आ गया सर। यहां पर हमने अभी अभी पढ़ा कि यह निरक्षीय स्थिति पर KP बटे में R क्यूब होता है। क्या होता है? KP बटे में R क्यूब। तो पापा फॉर्मूला है जिसमें आप थीटा का मान रख रख के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ सर, बहुत मजा आया। अब तो आया समझ में? अच्छा सर, अब यहां पर है ना एक और मजेदार सी बात होती है यार, है ना। एक क्लास इतना पढ़ा दिया मैंने, तो एक जेई वाली बात पढ़ा रहा हूं, प्योर जेई सवाल है। सवाल में क्या बोला जाता है कि वह बिंदु x कितने कोण पर हो P से ताकि ई नेट जो हो वह P सदिश के लंबवत आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? थीटा का मान ताकि ई नेट जो है, ई नेट क्या है? यह ई नेट जो है वह P सदिश के लंबवत हो। सर जगह है दिखाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यार यहां पे तुमने P सदिश माना था, है ना। ये P तुम्हारा क्या था? क्या था सर? P जो था हमें नहीं पता। बहुत बढ़िया। P क्या था रे सर? P जो था वह हमारा द्विध्रुव आघूर्ण था।
तो ये द्विध्रुव आघूर्ण मैंने माना। अब ये जो x है या जो ये बिंदु है वो कोण थीटा पर है। ये ऐसा क्या हो कि यहाँ पे ई नेट जो आ जाए, ई नेट जो आ जाए वो सीधा आ जाए, ई नेट ये आ जाए, ये ई नेट आए, मतलब ये क्या हो, P के लंबवत आए ई नेट, है ना, एक ऐसा बिंदु। मतलब इस पूरी रेखा पर आप कोई भी बिंदु लोगे, इस पूरी रेखा पे कोई भी बिंदु लोगे, उस पे हर जगह क्या होगा, ई नेट जो होगा वह सर ई नेट जो हो लंबवत हो P के। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना, इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं देखूं इस लाइन का जो क्षैतिज के साथ कोण है ना, जैसे अगर मैं यहां पर भी देखता तो यह जो मेरी लाइन है इसका क्षैतिज के साथ कोण कितना है सर, थीटा है। ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना, थीटा, ये कोण थीटा है ना। तो यहां पर ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण को अल्फा बोला था। देखो दो घटक आए थे, एक ई पैरेलल आया था, एक ई परपेंडिकुलर आया था। हमें उससे मतलब नहीं है, बस बना के बता रहा हूं तुम्हें, ये कोण अल्फा आ जाए। तो अगर यहां पर ई नेट जो है ई नेट इस तरफ है, पी इस तरफ है, तो ई नेट अगर लंबवत होगा पी के, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर यहां पे अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर ई और पी एक दूसरे के लंबवत हो, ई इधर है पी इधर, तो ये वाला कोण पूरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका जो क्षैतिज के साथ घटक है, ये क्षैतिज के साथ कोण था वो थीटा था, ये वाला कोण सर अभी अभी आपने बोला था कि ये जो परिमाणी का कोण है वो अल्फा है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं सर, मैं यहां पर ई नेट निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर, ना मैं कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, देख tan अल्फा तुझे पता चला tan थीटा बटा 2 है, तो तुझे तो थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, अल्फा से कोई मतलब नहीं है, तो अल्फा को गोली मार दे। अल्फा को क्या लिख सकता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ अल्फा की जगह अगर मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया तो ये हो जाएगा tan थीटा बटे में 2। क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे में 2। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, cot थीटा होता है। कितना होता है, cot थीटा बराबर tan थीटा बटे में 2। अच्छा, इस 2 को अभी के लिए इधर ले जाता हूं मैं, ये tan थीटा लिखा है। अच्छा, cot थीटा क्या होता है सर, cot थीटा जो होता है वो 1 बटा tan थीटा होता है। तो ये tan थीटा गुणा हो जाएंगे, ये 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तू इसको रट ले, तो रट ले रट ले रट ले रट ले रट ले रट ले, रट्टा लगा ले, √2 बराबर tan थीटा होता है। रट्टा लगा ले रे बाबा, क्या लगाएगा, रट्टा लगाएगा कि सर यहां पर अगर मैंने थीटा का मान प्लस में भी ले सकता हूं माइनस में भी ले सकता हूं, है ना। एक बार अलग से फोटो में बना देता हूं कि अगर मान के चलो मैंने विद्युत द्विध्रुव को, है ना, ध्यान समझ रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं, एक विद्युत द्विध्रुव को मूल बिंदु पर रखा। कहां रखा सर, मूल बिंदु पर। तो अगर यह मेरा P है तो इसके लंबवत, सॉरी हाँ, ऐसे बिंदु जहां पर ई नेट जो होगा वो ई नेट इस तरफ आएगा, इन सभी बिंदुओं पर ऊपर की तरफ आएगा, इन सभी बिंदुओं पर ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो यहां पर ई नेट जो होगा वो अगर P के लंबवत है तो यह जो कोण होगा वह कोण जो क्षैतिज से बना रहा है थीटा, यह कोण भी क्षैतिज से ही बनेगा थीटा, है ना, यह कोण भी क्षैतिज से बनेगा थीटा, यह कोण भी क्षैतिज से बनेगा थीटा, और यह जो कोण है वह होगा थीटा बराबर होगा tan इनवर्स √2 के। किसके बराबर होगा, tan इनवर्स √2 के, या tan थीटा जो होगा वो √2 के बराबर होगा। tan थीटा किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। आया समझ में, हाँ सर थोड़ा खतरनाक तो है, हाँ थोड़ा सा खतरनाक है, बट हम इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। अच्छा सर, ये सब किसके बारे में कहानी पड़ी, इतनी सारी जो कहानी थी वो किसके लिए थी सर, ये जो पूरी कहानी थी वो द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है इसकी कहानी थी। इसे नोट करो। अब हम बातें करेंगे विभव के ऊपर। विभव लिखना आसान होता है ना। विभव कैसे लिखते हैं, देखो, अगर मैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देख रहा हूं तो किसी भी बिंदु पे विभव देखेंगे तो जैसे हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति देखी थी वैसे ही देख लेते हैं, है ना। विभव देखना क्यों आसान है, क्योंकि विभव में दिशा नहीं देखनी होती। तो अगर मैं अक्षीय बिंदु पर देख रहा हूं, अक्षीय स्थिति पर विभव देखना चाह रहा हूं मैं, तो कैसे देखूंगा, अगर मैंने यहां पर एक नेगेटिव आवेश रखा है, यहां एक पॉजिटिव आवेश रखा है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है सर वो 2a है। अच्छा,
तो अगर मैं यहां पर यहां से एक r दूरी पर एक बिंदु देखूं, इस पर मैं विभव देखूंगा, तो इस पर विभव कैसे लिख सकता हूं मैं, देखना ध्यान से, है ना। विभव क्या होगा सर, विभव हम लिखेंगे v बराबर, है ना, v बराबर वी नेट लिख दो सीधे सीधे, क्योंकि देखो यार पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव का नेगेटिव लिखना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो पॉजिटिव के कारण हो जाएगा के क्यू बटे में दूरी, दूरी जो है सर वो r माइनस ए है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया ये दूरी पूरी r है, इसके केंद्र से दूरी पूरी r है, ये वाली दूरी जो होगी वो a होगी, तो ये वाली जो प्लस वाले से दूरी होगी वो हो जाएगी r माइनस ए, और माइनस वाले से r प्लस ए, माइनस वाले का माइनस ए भी वो लिखेंगे, तो जाएगा r प्लस ए। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं जुड़ाई मैंने बिल्कुल आसानी से लिख दिया। ये होगा सर kp बटा r, kq बटे में r हमारे पास विभव होता है, तो विभव इस वाले के कारण ये दूरी लिखेंगे r माइनस ए, इसके लिए दूरी लिखेंगे r प्लस ए दूरी। अच्छा, अब विभव ये p क्या होता है, पहली बात तो p जो होता है वो सर q इंटू 2a होगा। ओके सर, अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इसमें से kp मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 बाय r माइनस ए माइनस r प्लस ए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार बेटा हम, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो वी नेट जो आ जाएगा अक्षीय स्थिति पर एक r दूरी पर जो बिंदु है उसके लिए, के क्यू कॉमन है, यहां पर जो एलसीएम आएगा वो r प्लस r माइनस ए इंटू r प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा r प्लस ए माइनस r माइनस ए, बस कहानी खत्म हो चुकी है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं के क्यू बटे में, अच्छा होगा r प्लस ए माइनस r प्लस ए, क्यों, क्योंकि माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर आ गया, r से r कट गया, तो कितना आंसर आ गया सर, सर यहां से हम लिख सकते हैं यह जो वी नेट आएगा वो हो जाएगा सर के क्यू ए बटे में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा के क्यू इंटू, अच्छा ये 2a हो जाएगा यार, है ना, a प्लस ए 2a हो जाएगा, r से r कट चुका है। तो यहां पर मैं चाहूं तो विभव को आसानी से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा सर के पी क्यू ट्विंग r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरा विभव आएगा, बस कहानी खत्म। यह अक्षीय स्थिति पर आया है, कहां पर आया, अक्षीय स्थिति पर आया। अच्छा सर, यह अक्षीय स्थिति पर तो आ गया है, इसमें क्या हम इंपॉर्टेंट सी और बात कर सकते हैं, है ना, इसका भी रट्टा लगाना है हमें। और इंपॉर्टेंट सी बात क्या हो सकती है, अगर r का मान जो है वो बहुत बड़ा हो गया a से, मतलब जो बिंदु है वो अक्षीय स्थिति में बहुत दूर ले रहा हूं, तो यहां हो जाएगा वी नेट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, के पी बटे में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को गोली मार दो, क्यों, क्योंकि वो टेंडिंग टू 0 हो गया। तो ये मेरे पास वी नेट आ गया अक्षीय स्थिति पर, है ना। तो अक्षीय स्थिति पर वी नेट जो होता है वो केपी बटे में r स्क्वायर होता है, कितना होता है, केपी बटे में r स्क्वायर होता है। क्लियर है कहानी, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है रे बाबा अपन को तो। अच्छा सर, अक्षीय के लिए होगा, निरक्षीय स्थिति इसमें मजेदार है, क्यों, देखो निरक्षीय स्थिति के लिए मैं विभव कैसे लिख सकता हूं, तो अगर मैं निरक्षीय स्थिति के लिए बात करूंगा सर तो यहां क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यह एक नेगेटिव आवेश है, यह पॉजिटिव आवेश है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो 2a है। अब यहां पर अगर मैं एक बिंदु मानूं x, ये दूरी अगर मेरे को कुछ भी नहीं भी पता हो, ये दूरी मैं r मानता हूं, तो सर कोई चक्कर नहीं है दुनिया में, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो विभव होगा, वी नेट जो होगा के क्यू बटे में, अभी के लिए मैं दूरी को x बोल देता हूं क्योंकि इससे मतलब ही नहीं हमें, के क्यू बटे में x माइनस के क्यू बटे में x, 0 है। ओ यस, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर इस निरक्षीय स्थिति पर या निरक्ष पर मैं कोई भी बिंदु लूंगा तो उसकी दोनों आवेशों से दूरी समान होगी, और दूरी समान तो एक पॉजिटिव आवेश है एक नेगेटिव आवेश है, विभव जो होगा वो 0 हो जाएगा, के क्यू बटा आर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पर
जो विभव आया वह शून्य आ गया। क्या ये सभी को चमकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वह शून्य होता है। तो अगर किसी सामान्य बिंदु पर अब तुम्हें लिखने का बोला जाए तो मुझे लगता है तुम्हारी तो जिंदगी में टेंशन ही खत्म हो गया भैया। क्यों? क्योंकि अगर मैं सामान्य बिंदु बोलूंगा, किसी सामान्य बिंदु पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर मैं सामान्य बिंदु बोल रहा हूं, यह सामान्य बिंदु हो गया इससे P से किसी कोण थीटा पर, P से किसी कोण थीटा पर यह x सामान्य बिंदु हो गया। तो यार मैं P के दो घटक कर दूं, एक घटक होगा P cos थीटा, एक घटक हो जाएगा P sin थीटा। अब P sin थीटा के कारण उस बिंदु पर विभव तो गई भैंस पानी में, शून्य हो गया। तो यहां पर P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति पर विभव जो होगा वह शून्य होगा। और P cos थीटा के अक्षीय, P cos थीटा के तो अक्षीय दूरी पर ही होगा, है ना, तो ये O होगा। OX हमने बोल दिया R है, तो P cos थीटा के कारण अगर हम विभव लिखेंगे तो ये विभव जो होगा, तो अब दिशा नहीं बतानी, विभव बताना है ना, बिंदु पर विभव। आए है सर, मजा आ रहा है। ये क्या होगा? KP बटे में R क्यू, P की जगह P cos थीटा क्योंकि इसके अक्षीय स्थिति पर है, तो KP cos थीटा बटे में R क्यूब मेरा आंसर आएगा, सॉरी R स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। क्या लिखेंगे हम? KP cos थीटा बटे में R क्यूब, R स्क्वायर। बस यही मुझे बताना था आपको। इसमें एक लास्ट बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना, लास्ट बात क्या है कि जो विभव होगा वह विभव अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं कि P डॉट R बटे में R क्यूब का परिमाण, है ना, R एक सदिश होगा, ये क्या होगा? ये एक R सदिश होगा, यहां से यहां तक में यह एक R सदिश है। तो ये R सदिश का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है सर के पी, ये P और R के मध्य डॉट प्रोडक्ट के पी cos थीटा बटे में R क्यूब है। तो R क्यूब को अगर मैं काटूंगा तो R का स्क्वायर ही बचेगा, तो आंसर वही आएगा। इसको लिखने का एक और जबरदस्त तरीका होता है जो कि कहलाता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में? डॉट प्रोडक्ट के रूप में, के पी डॉट आर बटे में आर क्यूब। ध्यान से देखना, मैंने आर क्यूब कब लिखा है? ऊपर आर सदिश लिखा है ना। मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो एक आर से आर कट जाएगा और फिर से मेरे पास आर स्क्वायर ही नीचे बचेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से सूत्र हमारे लिए विभव पर आधारित। अच्छा सर, और क्या करना होगा? अब बस एक इसमें लास्ट बात करनी होगी जिसपे नीट में सवाल भी आ चुके हैं, है ना। द्विध्रुव में हमें एक छोटी सी बात करनी होती है। क्या होता है? हमें बोलेंगे कि यदि द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, सॉरी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो देखो क्या होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होगा? देखो, मान के चलो मेरे पास एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ऐसा कुछ है ना। ओके, यदि मैंने, अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैंने इस बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में, है ना, एक द्विध्रुव को रखा, तो द्विध्रुव मतलब एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश, इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी यह P होगा। यहाँ पर ये मान के चलो किसी कोण थीटा पे रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र से, यह इन दोनों के मध्य दूरी 2a, या दूरी उरी से मतलब नहीं है हमें, अब हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण सीधे सीधे P बोल सकते हैं। तो देखो क्या होगा यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा Q इंटू E लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू E लगेगा। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा Q इंटू E लगेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर F नेट क्या होगा, तो सर F नेट एक आगे की दिशा में लग रहा है E इंटू Q,
एक पीछे की दिशा में लग रहा है E इंटू क्यू। ओए होए होए, ये तो कितना हो गया 0, क्यों ये कैसा विद्युत क्षेत्र लिया है हमने विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है। तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है बेटा, तो यहां पर E का मान तो नियत होगा, तो ये होगा E इंटू क्यू, तो नेट बल जो होगा वो 0 होगा। मतलब कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो, ये लिखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या स्टार करके लिखना है हमें, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिमाणी बल सदैव 0 होता है। सदैव क्या होता है? 0 होता है। अच्छा सर, बल तो 0 हो गया, लेकिन सर मेरे को है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या मतलब? एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो क्या ये घूम जाएगा क्या? हाँ, ये घूम जाएगा, है ना। क्या होगा देखो, यहां पर अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो एक बल इस पे आगे की तरफ लग रहा है, इधर वाला बल पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसे घुमा देगा। तो घुमाएगा तो वो क्या है? जो घुमाता है वह बलाघूर्ण होता है। क्या होता है? बलाघूर्ण। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, यहां पर एक आवेश है, यहां पर एक आवेश है, इस पर इस तरफ बल लग रहा है QE, इस पे पीछे की तरफ बल लग रहा है QE। इन दोनों को मिलाकर अगर मैं देखूं तो इन दोनों के मध्य जो दूरी थी, है ना, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोण मैंने थीटा बोला, क्षैतिज के साथ कोण थीटा बोला। तो यहां पर अगर मैं नेट टॉर्क या बलाघूर्ण देखूं तो बलाघूर्ण क्या आएगा? तो सर बलाघूर्ण देखते हैं, नेट टॉर्क देखते हैं, यह देखा जाएगा, ये वाला बल इसे इधर घुमाना चाह रहा है, ये वाला बल भी इधर से घुमाना चाहता है, ये भी इधर घुमाना चाह रहा है, ये भी इधर घुमाना चाह रहा है, मतलब दोनों बलाघूर्ण जुड़ जाएंगे, अल्टीमेटली ऐसा घूमेगा। तो जब बल लगेगा तो बल क्या होता है सर? बल होता है Q इंटू E। अच्छा सर, अब तो हमें यह भी पता करना होगा कि यह दूरी क्या है, क्योंकि लंबवत दूरी पता करनी होती है, जिस अक्ष के परितः घूम रहा है उसकी लंबवत दूरी। और सर इसी प्रकार से यहां पर भी हमें लंबवत दूरी पता करनी पड़ेगी। तो ये लंबवत दूरी कहां से निकलेगी? ये जो लंबवत दूरी होगी बेटा, है ना, जो लंबवत दूरी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। एक निकाल दूंगा, दूसरी अपने आप आ जाएगी। ये दूरी A है, तो ये कितनी हो जाएगी सामने वाली? ये A साइन थीटा हो जाएगी। सर कितनी हो जाएगी? A साइन थीटा। तो इसे लिख सकता हूं मैं QE इंटू A साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? QE इंटू A साइन थीटा। अच्छा सर, ये इसके कारण है, प्लस दूसरे वाले के कारण भी सर लंबवत दूरी, ये यहां से दूरी A है, टू A दूरी मानी थी, यह कोण थीटा है, तो सामने वाली दूरी फिर से कितनी हो जाएगी? फिर हो जाएगी E इंटू क्यू इंटू A साइन थीटा। तो जो टोटल होगा टॉर्क वो हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू E इंटू A साइन थीटा। या मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, इसे मैं लिख सकता हूं 2Q इंटू A। तो अगर मैं डाइपोल मूवमेंट, अगर इनके बीच में दूरी A बोली है मैंने, तो अभी मैंने बताया था आपको द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Q इंटू 2A होता है। कितना होता है? Q इंटू 2A। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसे सर लिख सकता हूं Q इंटू 2A, या मैं इसे लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये नेट टॉर्क होगा जो इसे घुमा रहा है, जो क्या कर रहा है? इसे घुमा रहा है, 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 और ये सदैव घूमेगा, सदैव घूमेगा। तो ये नेट बलाघूर्ण आता है PE साइन थीटा। या मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट से सूत्र में लिख सकता हूं P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो P, ये टॉर्क अगर आपको याद हो तो R क्रॉस F होता था। क्या होता था? R क्रॉस F, है ना। तो उसी रूप से, क्योंकि ये दोनों सदिश होते, तो P क्रॉस E मेरे पास नेट टॉर्क आएगा। आई बात समझ में बेटा, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त सी बात थी। अच्छा सर, और क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पर, और कैसे करना होगा हमें यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर बलाघूर्ण लिख चुके हैं, तो बलाघूर्ण कब कितना है? तो सर ये टॉर्क बराबर PE साइन थीटा हम यहां पर लिख चुके हैं। तो अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे थीटा का मान 0 कर दिया, थीटा का मान क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो थीटा का मान 0 करने से कितना हो जाएगा सर? सर थीटा का मान 0 करने पर जो टॉर्क आएगा वह 0 हो जाएगा। क्यों? टॉर्क क्या है? PE साइन थीटा। साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। अच्छा, थीटा का मान 0 रखना मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो मैं यहां पर इसे ऐसा रख सकता हूं,
ऐसा रख सकता हूं। तो अगर मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है और टॉर्क भी मतलब ई भी इसी दिशा में है। तो यार यहां पर इसमें दो बल लगेंगे। कैसे बल लगेंगे? देखो, एक नेगेटिव आवेश है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव पे बल इधर लग रहा है, नेगेटिव पे बल इधर लग रहा है, और ये दोनों खींचना चाह रहा है इसको, है ना। ये खींचना चाह रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, ये घुमाना नहीं चाह रहा। तो टॉर्क शून्य हो गया। इसी प्रकार से थीटा का मान अगर मैं 180 डिग्री रख दूंगा तो भी क्या होगा? टॉर्क जो होगा वह शून्य ही होगा, क्योंकि साइन 180 भी हमें पता है सर शून्य ही। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हमने इस पे शुरू करी है ना। ये वाली जो बातें ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैं एक द्विध्रुव के रिस्पेक्ट में देखूं तो। ठीक है ना। चलो भैया, तो अब यह द्विध्रुव के लिए अभी हमने जो बातें देखी, यह बातें क्या है? यह बातें सर थीटा जीरो कब हो रहा है या ये टॉर्क जीरो कब हो रहा है यह देखना। तो टॉर्क जीरो दो जगह पे होगा, एक बार जीरो पर होगा, एक बार 180 पर होगा। अगर मैंने यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री रखा होता तो क्या होता? थीटा का मान सर 90 डिग्री पर यह जो टॉर्क है ना, ये मिनिमम है, न्यूनतम टॉर्क है, न्यूनतम टॉर्क है। अधिकतम आएगा क्या? बिल्कुल, टॉर्क जो होगा वो पीई साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 जो होता है सर वो 1 होता है, या पीई के बराबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम आएगा। टॉर्क का मान जो होगा वो अधिकतम होगा 90 डिग्री पर। मतलब कि अगर आपने विद्युत क्षेत्र ऐसा रखा हुआ है और आप लेकर आए आवेश, एक पॉजिटिव यहां सेट कर दिया, नेगेटिव यहां सेट कर दिया, और इनको हमने ऐसा रख दिया, तो इस पर एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, जो इसे सबसे ज्यादा घुमा सकता है। पी मैक्स जो हो जाएगा वो पीई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। इसी प्रकार से थीटा का मान अगर मैंने 270 रखा होता तो भी परिमाण अनुसार अगर मैं देखता हूं तो मैक्सिमम में आता है, क्योंकि साइन 270 का मान जो होता है बेटा वो -1 होता है। ये सब मुझे कहां से आ रहा है ना, ये सब कुछ मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुका हूं बेटा। तो यहां पर भी टॉर्क जो होता है वो -PE हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा जो है मैंने -1 रख दिया। या इसमें भी अगर मैं परिमाण अनुसार देखूं तो यह मैक्सिमम ही है। कितना है? PE है। मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र में, अच्छा 180 में कैसा होगा? 180 डिग्री के लिए सर यहां पर विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, और डाइपोल जो होगा वो इस तरीके से रखा होगा। ठीक है। और 180 में, सॉरी 270 में क्या होगा? 270 में सर विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, और जो डाइपोल होगा वह कुछ ऐसा रखा होगा, उल्टी दिशा में, है ना। जो टोटल कोण है वो 270 डिग्री या 90 डिग्री भी बोलेंगे हम तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉर्क समान ही होगा। आई बात समझ में बेटा? तो यह हमने टॉर्क को लेकर बातें करी कि टॉर्क कहां पे ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, और कितना होगा कहां पर। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, अब इसके अलावा और क्या देखना होता है? इसके अलावा हमें इसमें कार्य और स्थितिज ऊर्जा की बातें करना होती है। कार्य और स्थितिज ऊर्जा की बातें क्या होती है? देखो फटाफट हम देख लेते हैं। अब छोटी छोटी सी बातें बची है कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस दिशा में E, और मेरे पास यहां पर यह मेरे पास डाइपोल था, यह कोण कुछ थीटा बना रहा था। तो अगर मुझे इसे घुमाना है, मुझे घुमाना है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा घुमा देगी, लेकिन मान के चलो मुझे इसे θ1 से किसी θ2 पोजीशन पे घुमाना है ना। तो हम इसमें अब कार्य की बातें कर रहे हैं, है ना। कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कार्य, तो कार्य जो होगा बेटा वो कैसे निकलेगा? कार्य जो होगा सर वो टॉर्क लग रहा है, बल तो नहीं लग रहा है, डी थीटा। तो हम चाहे तो इसमें टॉर्क जो था वो पीई साइन थीटा था, डी थीटा, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सर पीई कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस होता है सर। अच्छा, है ना। अब यहां पर वैसे माइनस कॉस हो जाएगा यहां पर, है ना। अब यहां पर अगर मैं साइन का, अरे कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। और यहां पर मैंने लिख दिया कि सर मैं इसे घुमाना चाह रहा हूं θ1 से θ2। तो एक बार लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा पीई साइन, पीई कॉस θ1
माइनस कॉस थीटा 2। एक बार सॉल्व करके देखो, यह कार्य आएगा, यह क्या आएगा, कार्य आएगा। इसी प्रकार से इस कार्य का जो नेगेटिव होता है वो मैं स्थितिज ऊर्जा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी कोण पर इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हमें बताना है तो स्थितिज ऊर्जा जो U से दिया जाएगा वह दिया जाएगा। देखो यार, इंटीग्रेट तब भी करना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा के लिए भी, है ना। तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बता देता हूं तुम्हें। यह हो जाएगा माइनस पीई या पी डॉट ई, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा। यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा, अगर मैं न्यूनतम और अधिकतम की बात करूं कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कहां पर होगी और अधिकतम कहां पर होगी, अगर मैं यह देखूं तो देखो क्या होगा। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और मैंने, देखो ये कहां से बनाया, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने इसको इंटीग्रेट करा था तो ये पीई कॉस थीटा बना था। तो बस ये माइनस को ऐसा कैसा लगाकर मैंने ये जो कार्य ही जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर लिखते हैं, तो उसे वहां पर लिख दिया बस। तो यहां पर अगर मैं, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जैसे मैंने पीछे किया था, थीटा का मान 0 रखने पर क्या होगा सर, थीटा का मान 0 रखने पर, अब ध्यान से समझना, स्थितिज ऊर्जा जो होगी सर वो माइनस पीई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस पीई हो जाएगी, कि कॉस 0 1 होता है। अच्छा सर, इसी प्रकार से, ये फर्स्ट वाला था, इसी प्रकार से अगर मैं थीटा का मान 90 डिग्री रखूंगा तो थीटा का मान 90 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री के लिए हमें स्थिति समझ में आ गई है, बिल्कुल स्थिति समझ में आ गई हमें 90 डिग्री के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऐसा डायपोल रखा हुआ है, तो अगर स्थितिज ऊर्जा में देखूंगा तो कितनी आ जाएगी सर, U बराबर हो जाएगा पीई कॉस 90, तो 0 हो गया सर, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा पीई इंटू कॉस 90, जो कि 0 हो चुका है, या मैं इसे 0 लिख सकता हूं। मतलब इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा 0 है। या मैं इसको अगर बेटा 270 डिग्री पर भी रखता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि कॉस 270 भी 0 ही होता है। तो स्थितिज ऊर्जा 0 हुई है यहां पर। अच्छा, थीटा का मान 180 डिग्री रख दूं तो क्या होगा सर, कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। तो कॉस 180 डिग्री -1 मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस दिशा में है और इसमें यह रखा इस दिशा में डायपोल है। तो अगर मैंने यहाँ पर 180 डिग्री का -1 कर दिया तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो माइनस पीई कॉस 180 मतलब -1 हो जाएगा, या पीई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पीई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम आई है और यह स्थितिज ऊर्जा अधिकतम आई है। 0 न्यूनतम नहीं है, यहाँ नेगेटिव में है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है। तो अगर मैं तुम्हें ये वाली जो बात और टॉर्क वाली बात समझाई उसका जो सारांश बताऊं 2 सेकंड में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि थीटा का मान 0 पर टॉर्क जो होता है वह 0 होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, और ये माइनस पीई के बराबर होती है। थीटा का मान 180 डिग्री रखने पर भी टॉर्क जो होता है वह 0 ही होता है ना। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह अधिकतम होती है, पीई के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर मैंने थीटा का मान 90 डिग्री या 270 रखा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा 0 होगी और टॉर्क मैक्सिमम होगा और वह पीई के बराबर होगा। पीई साइन थीटा या पीई लिख सकता हूं मैं टॉर्क को। क्लियर है? तो ये यार बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा सर, तो ये तो मुझे पता चल गया। अब इसमें क्या करना है मुझे, देखो अब यहाँ पर एक्चुअल में जब टॉर्क 0 होता है ना, केस 1 और केस 2 थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो जो केस 1 और केस 2 में टॉर्क 0 है, तो टॉर्क 0 मतलब कि यह साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में होता है। और अगर यह साम्य अवस्था में है तो देखो यहां पर हमें यह भी पता है सर कि जब
यू मिनिमम होता है, मतलब किसके लिए, थीटा बराबर 0 के लिए यह स्थायी साम्यावस्था होगी। स्थायी साम्यावस्था होगी, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर मैंने थीटा बराबर 0 डिग्री से थोड़ा भी खसकाया तो एक बल इस पे इधर लग रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, ये इसे घुमाकर वापस वहीं रख देंगे, तो ये स्थायी साम्यावस्था होगी। और इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पर बोला, यह मैंने बोला कि U जो होगा वह मैक्सिमम होगा, वह कहां पर होगा सर, PE या 180 डिग्री पर होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री पर, यहां पर अस्थायी साम्यावस्था होगी। अस्थायी साम्यावस्था होगी। और अस्थायी साम्यावस्था में क्या होता है कि सर अगर आपने इसे थोड़ा भी घुमाया, ये देखो कैसा रखा हुआ था, ऐसा रखा हुआ था, उल्टा रखा हुआ था, है ना। देखो यार, जहां पर एरो होता है वहां पॉजिटिव होता है, जहां से शुरू हो रहा है वो नेगेटिव आवेश, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो पॉजिटिव वाले पे बल इस तरफ लगेगा, नेगेटिव वाले पे बल इस तरफ लगेगा, और ये दोनों बल देख ऐसा रखा हुआ था, जैसे घुमाऊंगा तो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो ये घूम कर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये अस्थायी साम्यावस्था होगी। और यह ऐसा था, ऐसा रखा हुआ था, जिससे थोड़ा घुमाया तो पॉजिटिव हुआ, उंगलियों में बल उधर की तरफ लग रहा है तो ये घूम कर वापस आ जाएगा। और जब घूम कर आएगा मेरे प्यारे, तो यह क्या करेगा सर, ये स्थायी साम्यावस्था है, और अगर ये घूम कर आएगा तो ये वापस यहाँ रुकेगा नहीं, ये इधर निकलेगा, ये डूइंग 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 करेगा। और छोटे थीटा विस्थापन के लिए यह दोलन करेगा। क्या करेगा, दोलन, या हम कह सकते हैं SHM करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। फिर अगर छोटा होता है कोण तो सरल आवर्त गति करता है, यहां सरल आवर्त गति करता है। और सरल आवर्त गति में हम इसका आवर्त काल निकालेंगे, और मैं अभी उसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, है ना यार। उसका डेरिवेशन क्या होगा, ये टॉर्क लिख लिया था हमने, है ना, तो उसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं। नेट टॉर्क, या जो वापस इसको टॉर्क लेकर आता है वो PE, नेट टॉर्क क्या होगा, वो टॉर्क था PE, देखो कर ही देते, PE साइन थीटा होता है नेट टॉर्क। और थीटा अगर छोटा होगा तो मैं छोटे थीटा के लिए, थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को मैं लगभग थीटा लिख सकता हूं। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर नेट टॉर्क जो है वह, अच्छा नेट टॉर्क अगर ये से वापस ला रहा है तो रीस्टोरिंग होगा, माइनस प्रत्यावर्ती है ये, इनटू थीटा लिख सकते हैं। और नेट टॉर्क जो होता है वो I अल्फा होता है, इसे मैं माइनस PE इनटू थीटा लिख सकता हूं। और सर आज तो आपने जो तोते उड़ाए हैं हम सबके, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, पूरा का पूरा फिजिक्स उतार दिया इसमें। बिल्कुल यही तो करिश्मा है फिजिक्स का, है ना। कार्य ऊर्जा शक्ति से लेकर घूर्णी गति तक जो सब पढ़ा, सरल आवर्त गति तक सब पढ़ा, सब इसके अंदर घुस गया है यहाँ पर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, है ना। मैंने क्या लिखा इसे, मैंने इसे लिखा सर ये PE था, क्या था, PE साइन थीटा था, तो थीटा को लगभग, साइन थीटा को लगभग थीटा लिख दिया। आज का लेक्चर 3 बार देखना है ना, तो इसे लगभग थीटा लिख दिया। और मैंने तुम्हें सिखाया था कि सर इसे हम अल्फा, जैसे मैंने दिखाया था A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है सरल आवर्त गति के लिए। यह कौन सी गति है, ये सरल आवर्त गति तो है लेकिन ये कोणीय है, ये रेखीय नहीं है, ये कोणीय सरल आवर्त गति होगी। और उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा था कि सर ये से यहाँ A होता है, यहाँ अल्फा होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। और ओमेगा स्क्वायर का जो मान आया वो PE बटे में I क्या है, I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है। I क्या है, I जो है वह जड़त्व आघूर्ण है, I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है। और यहां पर टॉर्क को मैं I अल्फा लिख सकता हूं, है ना, I जड़त्व आघूर्ण है। तो ओमेगा का मान मुझे पता चल गया अंडर रूट PE। तो इसमें जो आवर्तकाल PE बटा I, तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता था सर वो 2 पाई बटा ओमेगा होता था, या मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट I बटे में PE। सब खेल PE का है, यह इसका आवर्तकाल आ गया।
सर आपने जो कहानी सुनाई है वो खतरनाक थी आज, है ना। यह इसका आवर्तकाल निकाला कि इसको घुमा करके मैं छोड़ूंगा तो डूइंग 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 आवर्तकाल इसका निकाल दिया मैंने। चलो भैया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। गजब का दिन, गजब के बातें, है ना। ये हमने पूरा पूरा द्विध्रुव पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देख लिया। चलो यार, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। जाने से पहले 2 सवाल लेंगे एकदम आसान आसान से क्विज के रूप में। जल्दी से इन सवालों का जवाब बताओ, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ भैया क्या जवाब आएगा। पहला सवाल आसान सवाल है, देखना ध्यान से क्या पूछा है ना। आज की क्लास खत्म करने के बाद सभी बच्चों को एक बड़ी सी शीट बनानी है ना। बड़ी सी पेपर लेना है, उस पेपर पर हेडिंग डालना है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, सारे फॉर्मूले मतलब कौन कौन से सर, है ना। अच्छा चलो पहले एक बार क्वेश्चन कर लो, है ना। मतलब बोलोगे सर आप तो क्वेश्चन ही नहीं करने दे रहे हो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अधिकतम बलाघूर्ण बताना है आपको। P इंटू ई होता है, पहले P का मान निकालो, इंटू ई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो उम्मीद है दोनों सवालों के जवाब आए होंगे सभी बच्चों के। क्या है पहला सवाल सर? पहला सवाल आसान सा है, हमें बोला है कि द्विध्रुव जो है उसके कारण विद्युत विभव, तो विभव जो होता है वो केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। साइन वाला विभव नहीं बताता है, केवल कॉस वाला विभव बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम बलाघूर्ण देखेंगे तो हो जाएगा पीई हो जाएगा। सर पी जो होगा वह होता है आवेश गुणा उनके मध्य दूरी, दूरी 2a लिखो या दूरी लिख दो 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 10 की घात -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुणा 10 की घात 5। कितना हुआ? 2 गुणा 10 की घात 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा सर ये हो गया है -7 और 5, तो -2 बचेगा, -2 है ना। एक बार सॉरी -3 आ जाएगा, 8 और 5 मतलब -3 बचाएंगे, ये -8 हो गया, +5 करोगे घात में तो 3 बचेगा, 3 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस सब में जो मैंने पढ़ाया, इस सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो इसके सूत्र हैं। एक बड़ा सा पेज बनाना है, उस बड़े से पेज पर, है ना, सबको फोटो भेजना है इसका। क्या करेंगे? उस पर लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले द्विध्रुव क्या होता है ये सब कुछ, है ना। फिर उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्षीय के लिए, निरक्षीय के लिए, कॉमन के लिए। फिर उसके अंदर विभव, अक्षीय के लिए, निरक्षीय के लिए, सबके लिए ना। तो यहाँ पर ये व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर क्यूब के, ये व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। तो जैसे हमने अक्षीय के लिए जो पढ़ा 2 kp बटा आर क्यूब, kp बटा आर क्यूब, और कॉमन के लिए पढ़ा kp बटा आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से विभव भी लिखना है। विभव था सर kp बटा आर स्क्वायर, अक्ष के लिए, निरक्ष के लिए, है ना, ये अक्ष के लिए है, निरक्षीय के लिए, और ये सामान्य बिंदु के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको यहां पर, है ना, यहां पर इसके लिए भी लिखना होगा, तो हो जाएगा सर kp बटे में आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो सबसे बड़ी बात, विभव जो व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि व्यक्त क्रमानुपाती होगी आर क्यूब के, ये किसके लिए है?
किसके लिए है यह? द्विध्रुव के लिए है। इसी प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र में कहां पर क्या क्या हो रहा है वो जो मैंने कॉपी भी लिखवाया तुम्हें वो सब कुछ बेहतर तरीके से एक शीट बनाकर लिखो अलग से। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम। जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। होमवर्क हर बार की ऐप में ही होगा। मिलेंगे हम जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।